जय हिंद। आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2, जिसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। भारतीय संविधान के 22 भाग में से भाग 2 जो है वह नागरिकता के बारे में चर्चा करती है। समझेंगे कि नागरिकता किसे कहेंगे या फिर कहे तो नागरिक किसे कहेंगे, नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन सी विधि है और नागरिकता त्यागने की कौन कौन सी विधि है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि माइनॉरिटी क्या होता है, जिन्हें हम कहते हैं अल्पसंख्यक। और यह भी देखेंगे कि पूरे विश्व में जो प्राणी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले समझिए नागरिक किसे कहेंगे। तो देखिए, पूरे विश्व में जो सबसे पहले नागरिकता के बारे में जो वर्णन किया उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम बताया था कि नागरिक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे होंगे क्या कि नागरिकता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, अरस्तु ने। अब नागरिक किसे कहेंगे, तो नागरिकता को समझने से पहले समझिए नागरिक क्या होता है। नागरिक उसे कहा जाता है जिसे राजनीतिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जिन्हें राजनीतिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, नागरिक कहेंगे। राजनीतिक अधिकार कहने का मतलब यह है कि हम भारत के किसी भी पार्टी में जाकर के शामिल हो सकते हैं और उस पार्टी में हम चुनाव लड़ सकते हैं। हमें वोट देने का अधिकार है या हमें राजनीतिक अधिकार है। कानूनी अधिकार की बात करें तो भारत के किसी भी हम पद के लिए अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाएं निकलते थे हम उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। हमें आधार कार्ड बनाने का अधिकार है, पैन कार्ड बनाने का अधिकार है, बैंक अकाउंट खुलाने का अधिकार है। तो ये सब नागरिक होने के नाते हमें यह सब अधिकार मिल जाता है। जो केवल भारतीय नागरिक है उन्हें ये अधिकार मिलेगा। अन्य देशों में अन्य देशों जो होते हैं उन्हें हम विदेशी कहते हैं। आप समझिए कि पूरे विश्व में जो राजनीतिक प्राणी होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो पूरे विश्व में जो राजनीतिक प्राणी होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, एक को हम कहते हैं नागरिक, एक को हमने कहा नागरिक। एक नागरिक होते हैं, एक विदेशी होते हैं, एक शरणार्थी होते हैं और आपका एक जिसे हम कहते हैं स्टेटलेस, जिसे हम कहेंगे राज्य विहीन। अभी आपने समझा कि नागरिक उसे हम कहेंगे जैसे कि हमने कहा कि अभी जिसे राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं उसे हम कह दिया नागरिक। अब विदेशी जिसे हम कहते हैं एलियंस या इसे ही हम कहते हैं फॉरेनर। अब मान लीजिए क्या कि अब जैसे ये भारत है। अब भारत से कोई भी लोग यहाँ पे आए भ्रमण करने, घूमने के लिए आए, ठीक है। तो वहां पे ऐसा थोड़े कि केवल विदेशी रहेंगे, केवल भारतीय, वहां पे सभी लोग रहेंगे। जैसे मान लेते प्राणी कह देते, तो वहां पे देखेंगे क्या कि जो भ्रमण करने आए हैं तो हमें वहां पे नागरिक है, तो नागरिक होने के कारण हमें कुछ विशेष प्रावधान मिल जाएगा। जबकि विदेशी हैं तो इनको वह अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन इन्हें जीवन जीने का अधिकार है। ये आएंगे, भ्रमण करेंगे, घूम फिरेंगे, लेकिन इनके साथ हम किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आ गया और हम इनके साथ जो है पाकिस्तान के साथ मान लीजिए इस तरह की कोई हरकतें हमने कर दिया तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि दंड देने का अधिकार या किसी प्रकार का अधिकार वह सरकार का होता है। हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो विदेशी जो लोग मान लीजिए कोई रूस से आ गए, कोई अमेरिका से आ गए, तो कहीं कहीं किसी भी अन्य देश से आ जाते हैं तो उसे हम कह देंगे विदेशी, ठीक है। लेकिन उसे जो नागरिक का जो अधिकार होता है वह अधिकार उसे नहीं मिलता है। जैसे कि आप जानेंगे कि आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो 15, 16, 19, 29, 30 यह जो अधिकार है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। याद रखेंगे 15, 16, 19, 29 और एक आपका 30, यह जो अधिकार है यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। एक शरणार्थी जिसे हम कहते हैं रेफ्यूजी क्या होता है, तो शरणार्थी उसे कहते हैं जिसे अपना देश में ना कोई शरण दे पा रहा हो या फिर कोई अन्य देश में शरण ना दे पा रहा। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे हाल में आपने देखा होगा कि नेपाल में क्या हुआ था कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी गई। अब वहां पे जो मुस्लिम लोग होंगे तो वह मुस्लिम क्या करेंगे, या तो बांग्लादेश की ओर जाएंगे या भूटान की तरफ जाएंगे या फिर भारत की ओर आएंगे। अब मान लीजिए भारत सरकार ने उन्हें दे दिया शरण, तो हम उसे कह देंगे शरणार्थी। हमें लगता है इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। सीधे पॉइंट में समझेंगे, शरण लेने वाले उसे क्या कहेंगे, शरणार्थी। तो मान लीजिए भारत में आकर के कोई यहाँ से, अगर भारत में यहाँ से कोई आकर के रहने लगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए बांग्लादेश से कोई इधर चले गए, यहाँ रहने लगे, कोई पाकिस्तान से आ गए, तो इन लोगों ने क्या किया, भारत में आकर के शरण ले लिया, उसे ही हम कह देंगे शरणार्थी। आगे अब देखिए क्या होता है, एक आता है स्टेटलेस जिसे हम कहते हैं राज्य विहीन किसे कहेंगे। अब मान लीजिए वही देश है, जैसे नेपाल में भी क्या हुआ, मुस्लिम लोग अब मान लीजिए वहां पे नहीं देंगे रहने के लिए, वो कहेंगे कि हम भारत या हम कहेंगे नेपाल में रहने नहीं देंगे। अब नेपाल भी नहीं रहने दे रहा है और भारत में आ रहा है, तो भारत के लोग, भारतीय जो फौज है वो भी कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक हम आपको रहने नहीं देंगे।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब ये लोग जाएं तो कहां जाएं। अब मान लीजिए कुछ द्वीपीय देश होते हैं, अब द्वीपीय देश में क्या होता है कि लोग ना इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, कहीं समुद्र में ही अपना एक छोटा सा टापू बना लेते हैं और वहीं पे रहने लग जाते हैं, जिसे हम कह देते हैं स्टेटलेस, जिसे राज्य विहीन कहेंगे, मतलब खुद का कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे, राज्य विहीन। उम्मीद करते हैं यह पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब देखिए नागरिकता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नागरिकता के लिए आप देखेंगे एक तो आर्टिकल पढ़ेंगे और एक आप पढ़ेंगे एक्ट। तो आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें शुरुआत क्रम में 5 से लेकर के 11 आर्टिकल दिए गए। कितने आर्टिकल है, 5 से 11, जिसमें 5 से लेकर के 9 आर्टिकल है वह केवल तात्कालिक उस समय के लिए बनाया गया था। वर्तमान में इसकी अभी कोई इतनी आवश्यकताएं नहीं पड़ती है। ठीक है, हमें जो अभी आर्टिकल जो अभी हमें जो कह सकते हैं नागरिकता का प्रावधान लिया गया, तो इसके लिए जो है आर्टिकल 11 का इस्तेमाल किया गया था। आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करके, ठीक है, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 का एक्ट लाया गया था। ठीक है, इस आधार पे फिर इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, जैसे 1955, 1986, फिर 1992, 2003, 2005, फिर 2015, फिर 2019 में, जिसे हम आप देखेंगे एनआरसी और सीए एक्ट लाया गया था। तो हम इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि नागरिकता के प्राप्त करने के कौन कौन सी विधि है और त्यागने की कौन कौन सी विधि है। अब आइए हम समझते हैं इस पॉइंट को कि आर्टिकल पहले समझेंगे कि आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है, तो आर्टिकल 5 कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता। तो भारत में जिस समय भारतीय, देखिए एक तो सवाल पहले ये बनता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या, तो जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान कब लागू हो गया, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान जो है आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो ये आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि संविधान आंशिक रूप से जो प्रारंभ हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो भारतीय संविधान में लागू होने वाला पहला आर्टिकल कौन था, तो भारत के संविधान में लागू होने वाला जो पहला आर्टिकल था वह आर्टिकल 5 ही था। भारतीय संविधान में जो आंशिक रूप से संविधान लागू किया गया उसमें 16 आर्टिकल लागू किए गए, जिसमें पहला आर्टिकल 5 था। यह मत कहिएगा कि आर्टिकल पहला 1 था, ऐसा बिल्कुल भी ना कहेंगे। अब देखिए, अब कह रहा है कि प्रारंभ में जब नागरिकता देंगे तो कह रहा है कि अब नागरिकता हम देंगे किसे, क्योंकि आजादी के दौर में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए, या फिर उस समय भारत की आजादी के क्रम में बहुत सारे लोग बाहर भी थे, कुछ लोग यहाँ ही थे। ठीक है, कुछ इधर से उधर हो गए, जैसे कोई पाकिस्तान चले गए, कुछ बांग्लादेश की ओर। अभी तो बांग्लादेश 1971 में ये बना था, हालांकि इसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जा रहा था। अब इसके लिए ना शर्तें रखा गया कि हम किसे कहेंगे भारत का नागरिक है। तो सबसे पहले नागरिकता के लिए इन्होंने प्रावधान लिया। इसके लिए इन्होंने 3-4 पॉइंट लाया, जिसमें यह मेंशन किया क्या कि जिनके पास भारत का मूल निवास हो। क्या कहा जी, जिनके पास भारत का मूल निवास हो। इसके साथ ही कहा जिसका जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब कह रहे जन्म अगर भारत में तो वह भारत के नागरिक होंगे। इसके साथ ही कह रहे जिनके माता या पिता, दादा दादी या नाना नानी जो भी हो, ठीक है, इनका अगर जन्म भारत में हुआ है तो उसे भी हम कहेंगे भारत के नागरिक हो जाएंगे। उसके बाद कह रहे संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व में भारत में अगर कोई रह रहा है तो उसे भी हम भारत का नागरिक मान लेंगे। अब इसका मतलब कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है संविधान लागू होने, तो लागू हुआ था 1950 में। इसका मतलब कोई अगर 1945 से या 1945 से पहले से ही कोई भारत में रह रहा है तो उसे भी हम भारत का नागरिक मान लेंगे। अब इसमें जैसे कि देखेंगे एनी बेसेंट हालांकि ये आयरलैंड की रहने वाली थी। कहां की, आयरलैंड, और भारत में इसका आगमन होता है 1893 में। तो और इसमें देखेंगे तो इसे भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग रहे थे जो भारत से बाहर रहे थे, कहीं तो ब्रिटेन में रहे, कोई रूस में रहे, जर्मनी में रहे, कोई अलग अलग जगहों पे रह रहे थे, तो उनके लिए यह प्रावधान लाया गया था। ये उस समय के लिए था। अब आइए आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है, ये कहता है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, यानी पाकिस्तान से कहां आए, भारत, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान करता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसके लिए एक चीज तय किया गया कि एक आया गया था आजादी के 1 साल बाद लाया गया था परमिट एक्ट, जिसे हम कहते हैं परमिट रूल। ये 19 जुलाई 1948 को लाया गया। कहने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कोई आजादी से पहले चला गया, क्या हो गया, आजादी से पहले चला गया या आजादी के बाद अगर चला गया, तो मान लीजिए इसमें क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो वह उसे भारत की नागरिकता मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल उसे भी नागरिकता मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाना चाहिए। मान लीजिए कि भारत से पाकिस्तान गए लोग तो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई आ जाएगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा, क्या उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? उसे भी मिलेगा, लेकिन उसे 6 माह तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 6 माह यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उन्हें इसे नागरिकता मिल जाएगा। तो वह अपने देश में या अधिकारी को ये बताएंगे कि हम भारत की नागरिकता, या फिर मान लीजिए भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान की नागरिकता हम समाप्त करना चाहते हैं, तो वहां पे ये लिखेंगे, इस आधार पे इन्हें भारत की नागरिकता मिलेंगे। लेकिन तब तक इनके लिए 6 महीना वेट करना पड़ेगा, 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब आइए आर्टिकल 7, इसमें देखें कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में बताया। ये कहता है क्या, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। तो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पुनः भारत आ गए, कहने का मतलब ये कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। तो जो भारत से पाकिस्तान गए उन लोगों के बारे में बताता है, लेकिन जो पुनः उसके बाद क्या हुआ, भारत आ गया। तो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पाकिस्तान से पुनः कहां आ गए, भारत। तो उन लोगों के बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल 7। ये विभाजन से पूर्व के बारे में बताया गया, क्योंकि हुआ था क्या कि जैसे ही विभाजन होने वाला था तो विभाजन से पूर्व ही कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत में रुक गए, तो इधर से उधर लोग हो गए थे। तो इसमें कह रहा है कि 1 मार्च 1947, अब कह रहा है 1 मार्च 1947 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, तो अगर वहीं रहने लग गया तो उसे भारत की नागरिकता हम उसे नहीं देंगे। लेकिन कह रहा है क्या कि अगर 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत आता है, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बीच में, यानी आप याद रखिए 1 मार्च 1947 से लेकर के 19 जुलाई 1948 के बीच में आता है, तो उसे हम भारत की नागरिकता स्वतः ही दे देंगे, यानी भारत की नागरिकता उसे स्वतः मिल जाएगा। लेकिन अब कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद आ रहा है और 19 जुलाई 1948 के बाद पहुंच रहा है, तो फिर इसे भी 6 माह तक वेट करना पड़ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। इंडिया टू पाकिस्तान, इसमें कुछ नहीं है। 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत आकर के लौट गए। अब आइए आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है क्या, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बताया गया। अब मान लीजिए कि अब आजादी के, हमने अभी जस्ट बताया कि आजादी के दौर में बहुत सारे लोग भारत से बाहर रहे, तो उनके बारे में बताया गया कि क्या उन्हें नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यस, उसे भी मिलेगा। अब वैसे लोग मिलेंगे जिसे मान लीजिए कि जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो लोग मान लीजिए भारत से बाहर रहने लगे, तो उनके द्वारा जो उनकी संतानें होंगे उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी। तो यही कह रहा है कि भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया गया, ठीक है। आप भारत से बाहर जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो वो इसमें भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन आप बिना किसी कारणवश 7 साल अगर भारत से बाहर रहे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, बिना किसी कुछ को बताए। अब आइए आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है क्या, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएंगे। अब मान लीजिए क्या कि आप गए, क्या बाहर गए, ठीक है, आपने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए भारत गए पढ़ने के लिए, वहां गए विद्यार्थी बनने, पता चला बाप बन गए, तो वैसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, आप बाप बन भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां की नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया, तब भारत की नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। अब आइए अब आर्टिकल समझते हैं 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल 10 कहता है क्या कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। क्या कह रहा है, आपकी नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि आप कोई राष्ट्र विरोधी कार्य ना कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी कार्य, मान लीजिए भारत चीन के साथ युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है और आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले को, चाइना वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है, ठीक है। तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य ना कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 10 ये कहता है। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है क्या, नागरिकता संबंधित कानून। क्या कहते हैं जी, नागरिकता संबंधित कानून जो है वह कौन बनाएंगे, तो वह बनाएंगे संसद। कौन बनाएंगे, संसद। तो नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएंगे, संसद बनाएंगे। संसद के कौन मंत्रालय, तो संसद के गृह मंत्रालय। नागरिकता के संदर्भ में जो कानून बनाएंगे वह संसद बनाएंगे। संसद के किस मंत्रालय के तहत नागरिकता प्रदान किए जाते हैं, तो नागरिकता जो प्रदान किए जाते हैं वह गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ पॉइंट समझ गए होंगे आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। अब आइए समझते हैं नागरिकता जो है वो प्राप्त करने के कितने विधि है और नागरिकता त्याग करने के कितने विधि है। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि है और नागरिकता त्यागने के 3 विधि है। नागरिकता आपको 5 आधार पे मिलेगा। पहला, जन्म के आधार पे, यानी जन्म अगर आपका भारत में हो गया तो आप वैसे भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। दूसरा, वंश के आधार पे, यदि आपके माता पिता या आपके मान लीजिए नाना नानी या जो भी रह रहे हैं भारत में,
आपके अगर कोई वंशज में है, ठीक है, मान लीजिए आपको उसी वंशज से है, तो आपकी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा कह रहा है पंजीकरण, आप पंजीकरण के तहत आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर कहते हैं देशीकरण, फिर उसके बाद किसी भूभाग को मिला लेंगे तब। सवाल ये बनता है कि पंजीकरण के तहत कितने वर्ष, तो पंजीकरण के लिए आपको 7 साल भारत में रहना होगा, ठीक है, कम से कम 6 वर्ष, उसके बाद आप 7 साल तक रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो देशीकरण, देशीकरण के तहत इसमें हम बात करेंगे तो अगर मान लीजिए देशीकरण में कहता है भारतीय भाषा के कम से कम, भारतीय भाषा के 22 भाषा में से कम एक भाषा के आप अगर आप जानकार होते हैं तो इस आधार पे आपको देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब भूभाग, जैसे सिक्किम को 1975 में भारत का अंग बनाया गया था, ठीक है, तो वहां के लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल गई थी। तो उम्मीद कर रहे हैं इस पॉइंट को आप समझ गए। इसमें एक चीज और आता है कि त्याग, एक तो आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो आपकी भारत की नागरिकता, यानी आप स्वेच्छा से त्याग कर दिए तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा बर्खास्त करना, मान लीजिए कि आपने कोई देश विरोधी कार्य कर दिए तो आपकी नागरिकता को क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, यानी बर्खास्त कर सकते हैं। फिर वंचित करना क्या आता है, आप वंचित करना क्या कि आपने मान लीजिए क्या किसी अन्य देश की, आपने जैसे मान लीजिए कि भारत की नागरिकता लिया, ठीक है, भारत की नागरिकता आपने क्या किया कि ग्रहण किया, मान लीजिए पंजीकरण के तहत या देशीकरण के तहत, पता चला क्या कि आपने फर्जी से कागज बना करके और भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो वैसी स्थिति में और आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियों में छानबीन होती है तो वैसी परिस्थिति में आपकी भारत की नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप यह पॉइंट समझ गए होंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।